स्वागत है आप सभी का विकल्प द सॉल्यूशन के ई क्लास में। मैं साजन कुमार आपको पढ़ाऊंगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। और उसी कड़ी में जो आज हमारा पहला लेक्चर है वह है भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, जो भारत के संविधान की निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही लंबी रही है, उन्हीं उनके इतिहास पर एक बार हम नजर डालते हैं और जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निकल के आता है मैंने उसे यहाँ पे लिखने का प्रयास किया है। तो मेरे साथ थोड़ा इसके बैकग्राउंड की, जो हमारे भारतीय संविधान के निर्माण का बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, मेरे साथ एक बार उसका आप यात्रा करें तो समझ में आएगा कि किस प्रकार के संशोधनों से, विकास से, परिवर्तनों से हमारा संविधान आज जो संविधान का वास्तविक रूप है, जो वर्तमान रूप है, वो आपको प्राप्त हुआ है। किसी भी चीज का जो वर्तमान रूप है वह उनके बीते हुए समय में किए गए कार्यों का ही एक विकसित, एक संशोधित और एक परिवर्तित रूप है। उसी प्रकार हमारा भारतीय संविधान का जिस वर्तमान रूप को आप देख रहे हैं, उनके अतीत में बहुत सारे कार्य किए गए, बहुत सारे नियम कानूनों को अभी तक हमने संशोधित किया, परिवर्तित किया और विकसित करके आज का वर्तमान स्वरूप हमने भारतीय संविधान का प्राप्त किया। तो चलिए इसी क्रम में लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम ध्यान देते हैं कि जब हम भारतीय संविधान के निर्माण की बात करते हैं तब हम बात करते हैं भारत में ब्रिटिश सत्ता की, भारत में ब्रिटिश शासन की। आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का संविधान है, इस पे अगर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है तो वो ब्रिटेन का पड़ा है, ब्रिटिश सत्ता का पड़ा है। तो उसके प्रभावों को, उसके कार्यकालों को बिना देखे अगर आप संविधान को समझने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा कठिन है। तो चलिए, तो हम अभी जिस मौकों को हम समझना चाहते हैं, इसके लिए हमने ब्रिटिश शासन काल को पूरी तरह से दो भागों में बांटा है। एक 1858 से पहले का कार्यखंड और एक 1858 से बाद का कार्यखंड। तो इस चीज को समझाता हूं मैं अभी आपको कि जो ब्रिटिश शासन हमारे देश में चल रहा था, 1858 से पूर्व और 1858 के पश्चात, दोनों में एक मूलभूत अंतर है। तो वह अंतर है छात्रों कि 1858 के पूर्व जो भारत में ब्रिटिश सत्ता चलाया जा रहा था वह कंपनी के माध्यम से चलाया जा रहा था, वह कंपनी के माध्यम से चलाया जा रहा था। और सन 1858 के बाद जो भारत में ब्रिटिश सत्ता चलाए जाने लगा वह सीधे ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से। कंपनी का रोल क्या कर दिया गया 1858 के बाद? शासन व्यवस्था में, शासन में खत्म कर दिया गया और सीधे सत्ता किसके हाथों में चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। तो इसी कालखंड को दो भागों में हमने बांटा, एक 1858 के पहले और दूसरा 1858 के बाद। 1858 के पहले जो भारत में ब्रिटिश शासन की बागडोर थी वह कंपनी के माध्यम से चलाया जा रहा था, और 1858 के बाद का जो शासनकाल था उसमें जो ब्रिटिश सत्ता था वह सीधे ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से चलाया जाने लगा। इन दोनों पृष्ठभूमि में, 1858 का पृष्ठभूमि हो चाहे 1858 के बाद का पृष्ठभूमि हो, में कुछ नियम, कुछ महत्वपूर्ण एक्ट, कुछ चार्टर एक्ट जिसका नाम आप बार बार सुनते होंगे, चाहे कंपनी के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश का शासन हो चाहे डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश का शासन हो, दोनों जगहों पे, दोनों कार्य समयों में, दोनों समय खंडों में विभिन्न प्रकार के कुछ अधिनियम, कुछ नियम लाए गए और उन्हीं अधिनियमों को, नियमों को पढ़ के, संशोधित करके, विकसित करके आगे के संविधान के लिए, जो संविधान निर्माण का कार्य था, उसके लिए रास्ता हमें प्राप्त हुआ। तो कंपनी के अंतर्गत कुछ एक्ट्स आए, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, चार्टर एक्ट 1793 का, 1813 का, 1833 का, 1853 का। फिर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जब भारत में शासन चल रहा था, फिर कुछ अधिनियम आए, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, 1892, 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1947 और कुछ अन्य। और यहां ध्यान देंगे, खास करके जब आप भारतीय संविधान को देखेंगे तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का उस पर काफी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, परंतु इससे पहले भी बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे नियम हैं जो भारतीय संविधान को
प्रभावित करते हैं। भारतीय संविधान पे अगर इनमें से किसी का ज्यादा प्रभाव पड़ा है तो वह है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अब एक एक करके इस नियमों को और इस कानूनों को, जो अधिनियम है, इन पे हम चर्चा करते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वह है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो अगला टॉपिक लिखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, नियामक अधिनियम 1773। इससे पहले कि हम इस पे चर्चा करें, इनके बारे में कुछ 3-4 बातें अगर आप मोटे तौर पे जान जाए, एक आपको ओवरव्यू मिल जाएगा ताकि आप प्रश्नों को अधिक दिनों तक कोरिलेट करके याद रख सके और अपने पढ़ाई को मजबूत बना सके। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, क्यों लगाया गया, उसके बाद पता करेंगे और क्या क्या इसके अंदर प्रावधान है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कोई भी नियम कानून तब आता है जब किसी न किसी तरह की समस्या उत्पन्न हो, किसी न किसी के तरह के समस्या उत्पन्न हो, तभी आप उसके समाधान के रूप में कुछ नियमों को पारित करते हैं, कुछ सिद्धांतों को पारित करते हैं। तो ये क्या है, इसके संबंध में अगर हम चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा 1-2 पॉइंट जान लीजिएगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने के लिए एक कानून बनाया जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। समझ गए? यह जो कानून बनाया गया था वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने के लिए किया गया था। तो अब आखिर ऐसा क्या स्थिति आ गई कि नियंत्रित करना पड़ा? तो उसी का अगला सवाल है हमारा कि क्यों लाया गया। तो लाने के पीछे बहुत सारे रीजन है, उनमें से कुछ रीजनों को हम जो इंपॉर्टेंट है उनको जानेंगे और उनको पढ़ेंगे और एक समझ विकसित करेंगे ताकि अगले सेक्शन में आपको और भी ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो पाए और एक दूसरे को आप आपस में कोरिलेट कर पाए। तो जो सबसे पहला रीजन था वह था करप्शन, और जो अगला रीजन था वह था ब्रिटिश सरकार की सोच, ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी सोच। तो करप्शन कैसे था? तो जो करप्शन का तात्पर्य यहां यह है कि जितने भी ब्रिटिश कंपनी थे उनमें जो भी कर्मचारी कार्य कर रहे थे उनके वेतन बहुत ही कम थे। उनके वेतन क्या थे? बहुत ही कम थे, और उन्हें निजी व्यापार करने की अनुमति प्रदान थी। सपोज करो आप एक ऐसे कंपनी में कार्य करते हो जहां की आपको वेतन तो कम मिलता है लेकिन कंपनी आपको कहती है कि आप अपना व्यापार कर सकते हो। तब बताइए आप क्या करेंगे? आप कंपनी के बारे में ना सोचकर आप अपने बिजनेस पे ध्यान देंगे, अपने मुनाफा पे आप ध्यान लगाएंगे। उससे क्या होगा कि आप सिर्फ अपना मुनाफा देख रहे हो, कंपनी का नुकसान हो रहा है या क्या हो रहा है आप उतना अधिक नहीं सोच पा रहे हो। सपोज कीजिए कि 300 का सामान है कंपनी का, आप कंपनी गोदाम से उठाए 200 में बेच दिए, क्योंकि आपका अपना वेतन क्या है? कम है, इसलिए आपको क्या करना पड़ रहा है? अपना बिजनेस करना पड़ रहा है। तो आप उसमें अपना दिमाग लगा के अपना फायदा कमाइएगा। तो अपना तो आप फायदा कर लीजिएगा, लेकिन जो कंपनी का इनकम है उसको आप क्या कर दीजिएगा? नष्ट कर दीजिएगा, कम कर दीजिएगा, उसमें भारी गिरावट देखने को मिलेगी। तो सेम ऐसा ही कंडीशन हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कि कम वेतन भोगी जितने भी कर्मचारी थे उन्हें कम वेतन मिलता था, वह अपना निजी व्यापार करते थे और वह अपने मुनाफा के बारे में सोचते थे। तो इससे क्या हुआ? जो कंपनी का जो आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक संरचना है, वह बहुत कमजोर हो गया तो कंपनी 1772 ईस्वी के आसपास जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनसे एक अपील करती है कि हमें लोन दिया जाए ताकि हमारा कंपनी आगे हम कंपनी को चला पाए, हमारा कंपनी घाटे में चल रही है। लेकिन एक बात सोचने लायक थी कि जो भी कर्मचारी यहां से काम करके ब्रिटेन वापस जाता था वह काफी धनी हो रहा था दिन प्रतिदिन। तो वहां के लोगों ने सोचा, वहां के जो पार्लियामेंट के मेंबर था उन्होंने कहा कि भाई आपके कर्मचारियों जो है वह तो बहुत ही अच्छे जीवन जी रहे हैं, उनमें तो बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है, लेकिन आपका कंपनी घाटे में चल रही है, ये तो बड़ा ही अजीब बात है। तो एक करप्शन था, उसी को सुधारने के लिए यह अधिनियम लाया गया। एकमात्र यही कारण नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कारण है वह है ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी सोच। ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि यह जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है, आपको पता होनी चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी से हमारे भारत में
बिजनेस कर रही थी, व्यापार की कार्य कर रही थी। लेकिन प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद उसे दीवानी अधिकार भी प्राप्त हो चुका था। दीवानी अधिकार का कहने का मतलब यह हुआ कि वह भारत के कुछ क्षेत्रों में कर जो टैक्स होता है वह वसूलने का अधिकार भी उन्हें प्राप्त हो चुका था। जो ब्रिटिश सरकार था उसका नजर इस बात पे था कि यह जो कंपनी है, इस कंपनी को हम डूबने नहीं देंगे, क्योंकि भविष्य में इस कंपनी के माध्यम से हम भारत पे अपना साम्राज्यवाद की नीति को लागू कर सकते हैं, भारत को अपना उपनिवेश बना सकते हैं। एक यह सोच है, इस अधिनियम के अंतर्गत यह भी सोच है। तो उन्होंने सोचा कि यही उचित समय है कि कंपनी को, क्योंकि कंपनी का हालत कमजोर है, कंपनी को अपने अंडर में लिया जाए, अपने कंट्रोल में लिया जाए और कंपनी के माध्यम से भारत के आर्थिक व्यवस्था पे, भारत के राजनीतिक व्यवस्था पे अपना एक पकड़ बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं यह सोच भी इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्निहित है। तो ये दो रीजन आपने जाना कि जिसके वजह से रेगुलेटिंग एक्ट का यहाँ पे लाया गया। तो आपने देखा दो कि एक तो जो कंपनी का माली हालत खराब था वह एक रीजन था, दूसरा ब्रिटिश गवर्नमेंट की साम्राज्यवादी सोच। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि इसमें प्रावधान क्या क्या थे। तो प्रावधान वही होंगे जो समस्या होगा, प्रावधान उन्हीं के हम देखेंगे जो समस्या उत्पन्न होगा। अगर मान लो कंपनी का आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, उसे सुधारने के संबंध में काम करेंगे। और जो दूसरा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाह रही है कि हमारा साम्राज्यवाद का जो नीति है वह हम भारत पे कायम कर पाए, तो उससे संबंधित अपना कुछ प्रावधान लेके इसमें वो आया होगा। तो चलिए इसका हम देखते हैं कि इसमें प्रावधान क्या क्या है। छोटे से बड़े की ओर चलेंगे हम लोग, पहले छोटी छोटी बातों को जानेंगे और उसी को पकड़ते हुए हम बड़ी बड़ी बातों तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, EIC का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है पहले ये एक स्वतंत्र संस्थान थी जो कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम से अपना एक परमिट लेकर के भारत में और समेत पूर्वी देशों में व्यापार करने के उद्देश्य से आया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी को संचालन करने के लिए एक सुप्रीम संस्था थी जिसका नाम था निदेशक मंडल। निदेशक मंडल, इंग्लिश में इसका नाम बहुत फेमस है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल जो थी यह एक संचालन समिति थी और सबसे सुप्रीम थी। कहने का अर्थ यह हुआ कि यह पूरी तरह से कंट्रोल करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, और यह एक स्वतंत्र संस्था थी। पहले स्वतंत्र संस्था थी, अपने हिसाब से अपने कंपनी का फंक्शन यह रखती थी, और यह ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले में यह सर्वोच्च संस्था थी। तो सबसे पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्हें क्या करना है कि अपने अंडर लाना है, ये इसको प्रभावित करेगा। तो उन्होंने क्या पहला तर्क रखा कि जो आपका निदेशक मंडल है जो आपका निदेशक मंडल है उसे अब जिम्मेदार बनाया जाएगा, अकाउंटेबल बनाया जाएगा। कहने का मतलब कि ये जो निदेशक मंडल है पहले एक स्वतंत्र संस्था हुआ करती थी, अब यह ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होगी। कहने का मतलब अब इसके ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट का दबाव होगा, यह कोई काम जो करेगी उसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को संज्ञान में लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा जो निदेशक मंडल है इन्हें हम क्या करेंगे, अपने संज्ञान में रखेंगे। ये जो भी कार्य करेंगे, चाहे वो युद्ध करेंगे, चाहे वो किसी देश के साथ मित्रता करेंगे, या कोई भी चाहे आर्थिक गतिविधि हो, चाहे सैनिक गतिविधि हो, चाहे प्रशासनिक गतिविधि हो, वह हमें जानकारी देंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट को। कहने का मतलब ये जो कंपनी जो भी कार्य करेगी उसका लेखा जोखा हमारे पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायित्व रखेंगे, हमारे पार्लियामेंट को सौंपेंगे।
तो कहने का मतलब ये हुआ जो पहले स्वतंत्र संस्था थी ये, अब यहां इसे क्या कर दिया गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंतर ला करके नियमित करने का कोशिश किया, रेगुलेट करने का कोशिश किया। तो पहला जो इसका प्रोविजन था वो क्या था कि निदेशक मंडल को ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायित्व बनाना। निदेशक मंडल को ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी बनाना। पहला प्रोविजन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पहला जो ये है पहला प्रोविजन है। जो भी प्रबंधन, जो भी इसमें नियम थे उसमें ये पहला है। निदेशक मंडल को ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी बनाना। पहले जो ये निदेशक मंडल था वह ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को अकेले और स्वतंत्र रूप से रेगुलेट करती थी। अब यह ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप में कार्य करेगी, पहला पॉइंट। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि जो भी कर्मचारी निजी व्यापार करते हैं उन्हें अब हम करने नहीं देंगे। भाई आपको लोन लेना है हमसे, हमारी बात क्या करेगा, क्या मानना पड़ेगा आपको। तो उन्होंने कहा कि जो निजी व्यापार है यह प्रतिबंधित किया जाएगा। निजी व्यापार प्रतिबंधित। तो निजी व्यापार क्या हो गया, प्रतिबंधित हो गया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण खास करके भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो इन्होंने प्रबंधन किया, इसमें उन्होंने क्या करा कि बंगाल, मद्रास और मुंबई 3 प्रेसिडेंसियां थी जो तीनों अलग अलग और समान अधिकार पर कार्यरत थे। मुंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। बंगाल, मद्रास और मुंबई। बंगाल, मद्रास और मुंबई। उन्होंने क्या करा पहले, तीसरा कि तीनों प्रेसिडेंसी को एक में मिला दिया, बंगाल के अंतर्गत कर दिया। और जो बंगाल का गवर्नर था, सभी जगह एक एक गवर्नर हुआ करता था, तो तीनों प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी में मिला करके जो बंगाल का गवर्नर था उसको इस पूरे क्षेत्र का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर से ध्यान दीजिएगा, मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी में मिला करके जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और बाकी दोनों जगहों के गवर्नर को इसके अधीनस्थ, मतलब इसके नीचे रखा गया। कहने का मतलब ये अब थोड़ा सुपर हो गया और ये थोड़ा सा नीचे हो गया। पहले ये तीनों एक समान थे, अब ऐसा नहीं है। अब क्या क्या तीनों को एक में मिला करके जो बंगाल का पहले गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और बाकियों को इसके अंतर्गत रह के कार्य करना था। तो ये तीसरा और महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना वह बना वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। बहुत बार प्रश्न आता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स। समझ में आ गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, वह है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अच्छा, एक चीज छूट गया, तो बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया सर जी, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और साथ में 4 सदस्यीय परिषद
गवर्नर जनरल के साथ एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। एक तो गवर्नर जनरल रहेगा और साथ में 4 मेंबर रहेगा, जिसे कहा गया 4 सदस्यीय परिषद। और जो भी निर्णय होगा वह 1+4 के, जो भी फैसला करेंगे 4 सदस्यीय परिषद के साथ गवर्नर मिलकर करेंगे, और जो फैसला लिया जाएगा वह बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक में कितने प्रावधान पड़े? निजी व्यापार को प्रतिबंधित किया गया। जो निदेशक मंडल है वह अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हस्तक्षेप में रह के कार्य करेगी। तीसरा, जो बंगाल का गवर्नर था उसे और 2 क्षेत्रों को मिला करके मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी को मिला करके बंगाल में लाया गया, और जो बंगाल का गवर्नर था पहले से, उसे अब उसके ऊपर ले जाकर के गवर्नर जनरल बना दिया गया और शेष दोनों जगह को उसके अधीनस्थ कर दिया गया। और साथ में 4 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया गया, और जो भी फैसला होगा गवर्नर और 4 सदस्यीय परिषद मिलकर लेंगे और बहुमत के आधार पर लेंगे। और आपने जाना कि पहला जो गवर्नर जनरल बना था, इसके तहत कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स। चलिए, ये स्थापना कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना 1774 ईस्वी में हुआ था कोलकाता में, 1774 ईस्वी में हुआ था, इसी अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। तो 1773 के अधिनियम में ये पास हुआ था, और कब निर्माण हुआ? जाके 1774 में। तो अगर कोई पूछे कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, लेकिन किस ईस्वी में हुआ था? 1774 ईस्वी में हुआ था। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे, और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम अगर लिखना चाहते हो लिख लीजिएगा, सर एलिजा इम्फे। सर एलिजा इम्फे। इसी के साथ ये रेगुलेटिंग एक्ट का जो क्लास है समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को हमारा यह लेक्चर अच्छा लगा, आपने कुछ इससे सीखा, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट अवश्य करें। जो आपको अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो कमेंट अवश्य करें।